अपनी कहानी सुनाऊँ आज, कहानी गाज़ी की, पाकिस्तान के सबमरीन की। उससे पहले थोड़ा-सा एक नज़र डाल लेते हैं कि चौरी चौरा घटना है क्या? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक छोटी-सी जगह है, गाँव है। 2 गाँव हैं असल में, एक गाँव है चौरी और दूसरे का नाम है चौरा। अगर आज के हिसाब से बात करें तो इन दोनों गाँव को मिलाकर आबादी करीब होगी 14,000, 14,000। क्यों चौरी चौरा घटना क्या थी? क्यों हुआ? इतिहास में इसका दर्ज क्यों है नाम? और क्यों शताब्दी समारोह मना रहे हैं? इन सब के पीछे की कहानी ये है कि 1920-21 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, आज़ादी को लेकर और जो अंग्रेजों की दमन नीति उसके खिलाफ। असहयोग आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल था और ऐसा लग रहा था कि अगर ये कामयाब हो गया, तो शायद हम उसी वक़्त आज़ादी हासिल कर लेते। हमें 1947 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मतलब करीब 20-25 साल पहले आज़ादी मिल सकती थी। लेकिन एक घटना ने इस असहयोग आंदोलन को ही खत्म कर दिया था और ये घटना ऐसी चौरी चौरा कांड से जुड़ी हुई। हुआ ये कि गांधी जी की इस असहयोग आंदोलन को लेकर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर आए, जगह-जगह रैलियां निकाली जाती, धरने, प्रदर्शन, नारे लगते। ऐसी ही एक रैली उत्तर प्रदेश के इस चौरी चौरा गांव में भी निकाली जा रही थी। तारीख थी 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922। बहुत सारे लोग सड़कों पर थे, असहयोग आंदोलन के लिए नारे लगा रहे थे, गांधी जी की टोपी पहने हुए थे। और इसी दौरान में जब वो भोपा बाजार है चौरी चौरा में, वहां से ये रैली गुजर रही थी, तो वहां पे काफी पुलिस वाले थे और उन पुलिस वालों ने इस रैली को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये इसकी इजाजत नहीं है, ये गैर कानूनी है। तो वहां थोड़ी बहस हुई पहले लोगों में। इत्तेफाक से इसी दौरान में एक पुलिस वाले ने एक कार्यकर्ता की जो टोपी थी, गांधी टोपी, उसको सर से गिराकर और अपने बूट तले कुचल दिया। इस टोपी के अपमान को उस रैली में शामिल बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी के बाद हाथापाई शुरू हो गई, हिंसा हुई, पुलिस ने गोली चला दी। इस गोली में 3 लोग मारे गए। जब 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए, तो फिर इस असहयोग आंदोलन की रैली में शामिल लोग भड़क गए। इसके बाद उन्होंने चौरी चौरा थाने का घेराव कर लिया। भीड़ काफी थी, पुलिस वाले कम थे। चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर चौरी चौरा उस थाने के अंदर अपने आप को बंद कर लिया। भीड़ ने भी थाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इसके बाद उस थाने में आग लगा दी। गुप्तेश्वर सिंह थे उस वक्त थानेदार वहां के, अंग्रेजों के, चौरी चौरा में। तो जब थाने में 21 पुलिस वाले और गुप्तेश्वर सिंह जो थानेदार, ये 22 लोग बंद हो गए। इसके बाद भीड़ में से कुछ लोगों ने उस थाने में आग लगा दी। इस आग लगाने की वजह से चूंकि पुलिस वाले बाहर नहीं निकल पाए, 22 के 22 पुलिस वाले, उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैली। घटना थी 4 फरवरी की, जो आज 4 फरवरी है। और कहते हैं कि इस घटना के बाद गांधी जी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी हासिल करना चाहते थे और उनका मानना था कि हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, बेशक टाइम लगे, लेकिन हम हिंसा के बलबूते पर आजादी नहीं लेंगे। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी, इस इंसिडेंट के 8 दिन के बाद 12 फेब 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया और कहा कि बस अब ये खत्म। और उसकी वजह यही थी, ये हिंसा और 22 पुलिस वालों की मौत। इसको लेकर उस वक्त के बहुत सारे जो नेता थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ भी हुए कि असहयोग आंदोलन काफी अच्छा चल रहा था और इस तरीके से वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। तो मतभेद भी हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी भी नेता थे। लेकिन इस चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ये इस घटना की सबसे बड़ी चीज है, इससे जुड़ी हुई। तो 12 फरवरी को, 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना हुई और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी वहां पे जो घटना में शामिल थे उनमें से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी। और जब गिरफ्तार किया, 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया और इन लोगों में से बाद में करीब 172 लोगों को अदालत ने 1 साल के अंदर अंदर ही, ये 1922 की घटना थी और 1923 जुलाई आते आते अंग्रेजी अदालत, अंग्रेजी जजों ने 172 लोगों को फांसी की सजा सुना दी, 172 लोगों को चौरी चौरा कांड के इल्जाम में। तब इस केस को लड़ रहे थे वकील पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने किसी तरीके से बाद में इसको चैलेंज किया ऊपरी अदालत में और 172 जिन लोगों को फांसी दी गई थी, उनमें से 151 लोगों को बरी करवा दिया। कुल 19 बचे लोग। चौरी चौरा कांड के इल्जाम में अंग्रेजों ने 19 लोगों को फांसी दे दी, 19 को फांसी दी। इसके अलावा
इन सभी को 2 से 11 जुलाई 1923 को फांसी दी गई। फांसी देने के अलावा करीब 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, कुछ लोगों को 8 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन चौरी चौरा घटना में जहां 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर जिनकी मौत हुई थी, उसके बदले में अंग्रेजों ने 19 हिंदुस्तानियों को फांसी पे चढ़ा दिया। इन 19 के 19 लोगों के स्मारक आज चौरी चौरा में हैं और इसी घटना को लेकर शताब्दी समारोह की शुरुआत आज से हुई है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है और अब जो है ये 1 साल तक अलग अलग तरीके से इस समारोह को मनाया जाएगा। तो मुझे लगा कहानी शुरू करने से पहले इस ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक घटना से भी आपको रूबरू कराएं। तो उम्मीद है चौरी चौरा घटना क्या है ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आज की कहानी की। इसकी भी लंबे टाइम से फरमाइश हो रही थी। कहानी पाकिस्तानी सबमरीन जिसको लेके बहुत सारी बातें हुई, पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी क्या है? पीएनएस गाजी एक ऐसी सबमरीन, एक ऐसा सबमरीन था जो अपने जमाने में उस वक्त 70s में बहुत ताकतवर था। पाकिस्तान के तब अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। अमेरिका ने अपनी पुरानी सबमरीन को ठीक ठाक कर, ये जो गाजी थी, पाकिस्तान को दोस्ती के एवज में ये दे दिया था। और गाजी का उस वक्त अपना एक जलवा हुआ करता था। गाजी की तरह ही या गाजी से थोड़ा ज्यादा बेहतर हिंदुस्तान के पास आईएनएस विक्रांत था। ये इकलौता ऐसा था जिसमें एयरक्राफ्ट था, जिससे प्लेन भी उड़ सकते थे, फाइटर प्लेन। तो पाकिस्तान के पास पीएनएस गाजी उस वक्त की तकनीक से बेहद लैस, बेहद घातक, खतरनाक। और इसी गाजी के डूबने या इसमें धमाका होने की पूरी कहानी है। इस पर फिल्म भी आई थी 3-4 साल पहले। तो गाजी जो पाकिस्तानी सबमरीन है, इसके साथ क्या हुआ यह आज भी एक राज और रहस्य है। पूरी तरह से दावा दोनों देश करते हैं, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से चीजें क्लियर नहीं हुई। एक, जंग के दौरान में बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिनको गोपनीय रखी जाती है, डीक्लासिफाइड। तो अपनी नेवी या नौसेना ने आज तक इसके जो दस्तावेज हैं गाजी के हादसे से जुड़े हुए, गाजी को डुबोने या गाजी को मारने को लेकर, मैं जहां बैठा हूं इसके ठीक पीछे ये नॉर्थ ब्लॉक में ही नेवी का जो नौसेना है उनके भी यहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं, हेड, और यहाँ उनका दफ्तर है। कहते हैं इसी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर कई ऐसे तालों के अंदर ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बंद है जिसमें गाजी का पूरा सच कैद है। लेकिन गाजी की कहानी जो छन छन कर सामने आई अलग अलग तरीके से, वो क्या थी? बात 1971 की है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार जुल्म ढा रही थी और पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे, बांग्लादेश की। और वहां से बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, औरतों के साथ रेप हो रहा था। लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में शरण लेने आ गए, रिफ्यूजी के तौर पर। हमारी भी इससे दबाव हम पे बढ़ रहा था कि क्या किया जाए। और इसी दौरान में फिर भारत ने फैसला किया कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करेंगे और बांग्लादेश को बनाने में भी मदद करेंगे। और फिर एक जंग होती है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इस जंग में बहुत सारे मोर्चे पे जंग लड़ी गई, लेकिन गाजी की कहानी यहीं से शुरू होती है। असल में उस वक्त अरब सागर में जो पाकिस्तान नेवी की हालत थी वो सही थी, मजबूत थी, और भारत की भी बुरी नहीं थी, भारत की भी मजबूत थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान कमजोर था, जबकि भारत बेहद मजबूत था। और यहां पे पाकिस्तान को लगता था कि अगर बंगाल की खाड़ी में भारत को नहीं रोका गया तो फिर हार तय है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग शुरू की कि कैसे बंगाल की खाड़ी में भारत को कमजोर किया जाए। इसी चीज को सामने रखकर पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर सबमरीन पनडुब्बी गाजी को बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला किया। 14 नवंबर 1971 को बंगाल की खाड़ी की हिफाजत के लिए जो आईएनएस विक्रांत था, पाकिस्तान को लगता था कि अगर आईएनएस विक्रांत को किसी तरह डुबो दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो बंगाल की खाड़ी में उसका राज होगा और फिर वहां पे वो हार नहीं सकता। और इसीलिए 14 नवंबर 1971 को गाजी को, जो उनकी अपनी पनडुब्बी थी, बंगाल की खाड़ी में भेज दिया गया। पाकिस्तान के पास खबर यह थी कि आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में है और उसका जो स्टेशन है वो है विशाखापट्टनम। ये पाकिस्तान के पास खबर थी। अब भारत को अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि गाजी को लेकर पाकिस्तान ने क्या चाल चली है और कैसे वो विक्रांत को ठिकाने लगाने की साजिश बुन रहा है। इस गाजी में 92 लोग सवार थे, 92, जिसका एक ही मकसद था और वो था आईएनएस विक्रांत को डुबोना। लेकिन हुआ ये कि जब गाजी 92 लोगों के साथ विक्रांत को निशाने पर लेने के लिए आगे बढ़ा
तो एक दो चीज़ें ऐसी हुई उस वक्त, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, जंग के माहौल थे, जंग हो रही थी, तो दोनों देश के लोग, सेना एक दूसरे की बातों को इंटरसेप्ट कर रहे थे, सुन रहे थे। ऐसी एक बातचीत चिटगांव की नेवी को एक संदेश दिया था गाजी में सवार 92 लोगों में से जो उनके कैप्टन थे, और संदेश ये था कि उनको एक खास किस्म का लुब्रिकेंट चाहिए, एक खास किस्म का तेल, जो खासतौर पर सबमरीन और माइन स्वीपर में ही इस्तेमाल होता है। अब ये एक संदेश भारतीय नेवी ने पकड़ लिया। अब यहाँ पे ये सोचा गया कि आखिरकार चटगांव में पाकिस्तानी नेवी एक खास किस्म के लुब्रिकेंट, खास किस्म के तेल की मांग क्यों कर रही है। और इसके बाद जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि गाजी को हिंदुस्तान बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा जा रहा है। और जब गाजी को भेजने की बात आई तो फिर यह साफ हो गया कि इसके निशाने पर आईएनएस विक्रांत होगा। तो इसी के बाद फिर इस सबमरीन का नाम क्लियर हो गया कि ये गाजी है। अब जब ये बात आई और गाजी को लेके अपनी नेवी और बाकी सारी जो एजेंसियां थी उन्हें मालूम थी कि वो क्या कोहराम मचा सकता है, यहीं से एक प्लानिंग शुरू हुई। प्लानिंग ऐसी जबरदस्त थी कि जिसकी दूसरी मिसाल कभी मिलती नहीं है। एक जहाज को बचाने के लिए एक दूसरे जहाज को दुश्मन के जहाज के निशाने के सामने खड़ा करना, और उस जहाज में लोग भी हैं, और वो जहाज उतनी ताकतवर नहीं है। खतरा ये है कि अगर निशाना सही लगता है तो अपने लोग मारे जाएंगे, वो जहाज तो डूबेगा ही, लेकिन अपने सबसे बेहतरीन और ताकतवर जहाज सबमरीन को बचाने के लिए एक दूसरे जहाज की बलि और उस जहाज में सवार दूसरे सैनिकों की बलि, ये एक प्लानिंग थी। तो इसीलिए कई बार जहन में आता है कि जो जंग है, जंग में सब कुछ जायज होता है जीत के लिए। और इसी जीत को और आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए उस वक्त एक रणनीति बनाई गई, और रणनीति ये थी कि भारत ने सबसे पहले तो विशाखापट्टनम से आईएनएस विक्रांत को हटा दिया और उसको भेज दिया अंडमान सागर पर। वो थोड़ा समंदर तल के नीचे है, और हालांकि आईएनएस विक्रांत का जो स्टेशन था वो हमेशा विशाखापट्टनम था, और ये पाकिस्तानी नेवी को भी मालूम थी। तो पहला काम ये किया कि गाजी के निशाने से आईएनएस विक्रांत को दूर कर दिया गया बड़े गुपचुप तरीके से। विशाखापट्टनम से आईएनएस विक्रांत हट गया और अब उसको अंडमान सागर में तैनात कर दिया गया, और ये बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान को ये कैसे यकीन दिलाया जाए कि आईएनएस विक्रांत अब भी विशाखापट्टनम में है, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक यकीन नहीं दिलाया जाएगा तब तक वो विशाखापट्टनम की तरफ गाजी को भेजेगा नहीं, और फिर ये सारी चीजें होंगी नहीं। इसके बाद एक नई चाल चली गई। उस वक्त आमतौर पर पब्लिक या जो लैंडलाइन फोन होते हैं, इन सब चीजों पे वॉर और ऐसी चीजों की बातचीत नहीं होती थी। लेकिन एक बड़ी मीटिंग हुई और तय ये किया गया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, अंडमान में नहीं है। ये बात किसी तरह पाकिस्तानी नेवी तक पहुंचाई जाए। इसको पहुंचाने के लिए अब नेवी के अफसरों ने फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी, और ये मालूम है कि ये फोन इंटरसेप्ट होगा, पाकिस्तानी नेवी सुनेगी। इसके बावजूद अब मैसेज देने शुरू कर दिए गए। मैसेज देने शुरू किए गए, पाकिस्तान ने भी पकड़ लिया, तो पाकिस्तान को और खुश कि चलो आईएनएस विक्रांत वहीं पे है। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी, अब ये भी था कि आईएनएस विक्रांत से भी कुछ ऐसा मैसेज निकले जिससे पाकिस्तान को यकीन हो जाए। लेकिन अब आईएनएस विक्रांत है अंडमान में, और उसकी जगह पे एक दूसरे जहाज को, जो आईएनएस राजपूत, उसको भेज दिया गया विशाखापट्टनम। अब विक्रांत को खोजने के लिए गाजी पीछे लगी हुई है, और इधर दूसरे जहाज को, जो आईएनएस राजपूत, इसको खड़ा कर दिया गया विशाखापट्टनम में। और आईएनएस राजपूत से अब संदेश लीक करने शुरू कर दिए गए, ऐसे संदेश जो कि पाकिस्तानी नेवी को लगे कि आईएनएस विक्रांत से ही आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संदेश पाकिस्तानी नेवी ने पकड़ लिए, और उन्हें 100% यकीन हो गया कि आईएनएस विक्रांत से ही संदेश आ रहा, और आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ है। इसी के बाद गाजी में तैनात पाकिस्तानी नेवी के इशारे पर लोगों ने तय किया कि वो गाजी का रुख विशाखापट्टनम की तरफ भेजेंगे और आईएनएस विक्रांत को मार गिराएंगे, ये पानी में डुबो देंगे। 27 नवंबर को गाजी विशाखापट्टनम पहुंचता है। 14 नवंबर 1971 को ये बंगाल की खाड़ी से चलता है, कराची से चलता है 92 लोगों को लेकर, और करीब 13 दिन के बाद 27 नवंबर को ये विशाखापट्टनम पहुंच गया। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद आईएनएस राजपूत के बारे में तो जानकारी थी नहीं, उन्हें यह था कि आईएनएस विक्रांत ही है। उन्होंने उस पूरे रूट में पानी के नीचे माइंस बिछा दी, और इसके बाद माइंस बिछाने के बाद अब वो आईएनएस विक्रांत के करीब जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। इधर आईएनएस राजपूत लगातार अब भी मैसेज लीक कर रहा था अपने पनडुब्बी से
ताकि पाकिस्तानी नेवी को यकीन हो जाए कि ये INS विक्रांत ही और विशाखापट्टनम में ही बेस्ड है। तो उन संदेशों ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी में सवार लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। इसके बाद वो रास्ते में माइंस बिछाते हुए आगे बढ़ते गए ताकि वो INS विक्रांत के पास पहुंच सके, हालांकि वहां INS राजपूत है। इसके बाद 4 दिसंबर की तारीख आती है। 4 दिसंबर की रात में INS राजपूत को सिग्नल मिला, लेकिन उस सिग्नल से ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये कौन है, गाजी है या कोई और है। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ये गाजी है और INS विक्रांत के धोखे में वो और करीब आ गया है, अब कभी भी हमला कर सकता है। यहाँ 2 खतरा था, INS विक्रांत के नाम पर INS राजपूत पे गाजी अटैक कर देता। INS राजपूत में भी बहुत सारे अपने नेवी के लोग सवार थे, उनकी जान जा सकती थी। और INS राजपूत उस वक्त इतना ज्यादा वो मतलब उसको हटाना ही था, बेड़े से हटाकर एक तरह से कबाड़ में भेजा जाना था, उसके कल पुर्जे खुलने थे, क्योंकि उससे बेहतर विक्रांत आ चुका था। लेकिन फिर भी दुश्मन के सबमरीन को धोखा देने के लिए अपने जवानों की जान को जोखिम में डालकर INS राजपूत को इसलिए खड़ा किया गया ताकि गाजी को गुमराह किया जा सके। 4 दिसंबर की रात को INS राजपूत ने सिग्नल पकड़ा, उन्होंने एहसास हो गया आखिर में कि ये गाजी ही है। भारतीय नौसेना और भारत की तरफ से ये जो दावा है, इसके राजपूत के कैप्टन थे इंदर सिंह। इन्होंने जब इस सिग्नल को पकड़ा तो उन्हें लगा कि ये गाजी है, और इससे पहले कि गाजी हमला करे, पानी के अंदर से उन्होंने 2 ब्लास्ट किए और ये धमाका सीधे जाकर गाजी में हुआ, और गाजी कहते हैं वहीं पे नेस्तो नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया और पानी के अंदर ही डूब गया। ये इंडियन नेवी का कहना है कुछ लोगों का, हालांकि इसके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरा क्या हुआ वो क्लासिफाइड है, आज तक ओपनली इसको साझा नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेवी ने बाद में ये क्लेम किया, उन्होंने माना कि हाँ गाजी उनका डूब गया है, और ये बड़ा झटका था उनके लिए। लेकिन उनका कहना था कि गाजी को INS विक्रांत या INS राजपूत ने नहीं मारा, बल्कि उसके अंदर एक तकनीकी खामी आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, और उसकी वजह से धमाका हो गया, और उस धमाके की वजह से गाजी डूब गया। ये बात पाकिस्तानी नेवी का। भारत की तरफ से यह है कि INS राजपूत ने इसको 2 धमाके करके डुबोए। पाकिस्तान का कहना टेक्निकल खामी की वजह से ये डूब गया, लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने 1971 के इस सारे इंसिडेंट को गोपनीय रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं। आपकी जंग की रणनीति, कैसे लड़ना है, कैसे दुश्मन को मारना है, आने वाले वक्त में भी कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसका खुलासा नहीं कर सकते। इसीलिए INS गाजी को लेकर भी, या INS विक्रांत और गाजी को लेकर भी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन गाजी का मलबा विशाखापट्टनम के अंदर समंदर में आज भी मौजूद है, और कुछ वक्त पहले 2016 में वहां पर एक नौसेना का बहुत बड़ा एक जो प्रैक्टिस और वो सारी चीजें होती कई देशों के साथ, तो उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति देश के, वो वहां पहुंचे थे विशाखापट्टनम, और कहते हैं कि वो अपने कई लड़ाकू ऐसे सबमरीन और उस पर सवार होकर जब जा रहे थे, तो एक जगह वो ऐसी जगह पे से गुजरे थे जहां पे ठीक उसके समंदर के नीचे पाकिस्तान के गाजी का मलबा मौजूद था, और वो मलबा आज भी मौजूद है। तो मलबा वही है, और आज भी इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था गाजी का यूं डूब जाना और डुबा दिया जाना। उसके बाद फिर 71 की जंग हुई, पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई, लाखों सैनिकों को उनके सरेंडर करना पड़ा, बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जन्म लेता है। तो हालांकि उस जंग की कई बहादुरी और अलग अलग किस्से हैं, किस तरीके से सेना ने काम किया, किस तरह एयरफोर्स ने काम किया, लेकिन इस जंग से जुड़ी हुई एक कहानी इस गाजी से जाकर जुड़ती थी। अब यहाँ पे 2 चीजें थी, दुश्मन को धोखा देने के लिए अपने ही राज को पहले वहां तक पहुंचाना, ये एक रणनीति थी भारतीय नेवी की। दूसरा, दुश्मन को धोखा देने के लिए एक जहाज को उस जगह पे खड़ा करना जहां उन्हें लगे कि ये INS विक्रांत है, जबकि वो दूसरा जहाज है, लेकिन उसके अंदर भी नौसेना के तमाम लोग हैं, अफसर हैं, और खतरा ये भी है कि अगर उस पर हमला हुआ उनकी जान जा सकती है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जंग में सिर्फ बहादुरी ही नहीं, बल्कि आपकी प्लानिंग, रणनीति का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जंग में जीतने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है।